आपका परिचय? मेरा नाम धीरेन्द्र राय है जी। और मैं पूर्व में उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक कार्यरत था और 2015 में सेवानिवृत्त हुआ लखनऊ पुलिस से। जी। आप कब भर्ती हुए थे पुलिस में? मैं 1975-76 का सीधी भर्ती का सब इंस्पेक्टर हूँ जी, जी, जी। उसके बाद फिर इंस्पेक्टर और डिप्टी एसपी बना मैं। काफ़ी चर्चाएँ आपको लेकर इस समय बाज़ार में चल रही हैं कि आप अतीक अहमद के लिए सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने अतीक अहमद पे हाथ डाल दिया। क्या है कहानी? ये बात 1995-96 की है। मैं इलाहाबाद पुलिस में नियुक्त था निरीक्षक पद पे। जी। तो वहाँ 2 थानों में ही मेरी नियुक्ति थी, कर्नलगंज और कोतवाली, और कुल मिला के वो 3.5 महीने का ही टेन्योर था। इसके अतिरिक्त मैं कहीं और पुलिस में इंस्पेक्टर पद पे नहीं गया, जबकि नियुक्तियाँ होती रहीं, लेकिन मैं उनको मना करता रहा, फ़ोरगो करता रहा। जी, जी, जी। तो मैं इलाहाबाद में ही था। मुझे लगता है मैं कोतवाली थाने में था। उसी समय सिविल लाइंस की ये घटना है, सिविल लाइन थाने की, कि एक अशोक साहू नामक युवक थे। वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे और अतीक के भाई अशरफ भी गाड़ी से जा रहे थे। जी। तो पास लेने या ओवरटेक करने की बात पे कुछ उन लोगों को सड़क पे ही कुछ कहा सुनी हुई उन लोगों में आपस में। बाद में विसर्जन हो गया, लेकिन जब अशोक साहू को ये ज्ञात हुआ कि ये अतीक के भाई हैं, तो वो जाके अतीक से उन्होंने माफ़ी मांगी उनके घर पर कि हमें क्षमा कर दीजिए, मैं जानता नहीं था कि जी, जी। आपके भाई थे, इसलिए थोड़ी उनसे बातचीत हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। हुँ, तो अतीक ने कहा कि तुमने गलती तो बहुत बड़ी किया है, लेकिन जाओ। हुँ। और उसी के इतने के बाद एक ही दिन बाद या दूसरे दिन उनकी सिविल लाइंस में हत्या कर दी गई, गोलियों से भून दिए गए अशोक साहू। हुँ। उस समय इलाहाबाद उस समय इलाहाबाद उस समय इलाहाबाद जनपद के एसएसपी श्री रजनीकांत मिश्र जी थे और एसपी सिटी श्री अभय कुमार प्रसाद थे, और मुझे लगता है रूरल एसपी श्री लालजी शुक्ला थे। जी। सब लोग बड़े अधिकारी लोग आए, क्योंकि ये संवेदनशील हत्या हुई थी बीच शहर में। हुँ। तो वहाँ जाते ही ये बात पता लग गई कि ये उन्होंने ही, माने अशरफ ने ही ये हुँ। कांड किया है, हत्याकांड किया है। तो पुलिस के लोगों ने उनके घर के लोगों को विश्वास में लिया, हालांकि वो कांप रहे थे थर थर लोग, उनके घर के लोग हुँ। और जो लोग थे। तो पुलिस के विश्वास पे उन्होंने फिर प्रथम सूचना दर्ज कराई, जिसमें अशरफ को नामित कर दिया, नामजद कर दिया मैंने। और पुलिस अपना कार्य शुरू कर दी मैंने। जब पुलिस ने फॉलोअप किया उस इन्वेस्टिगेशन का, तो उसके बाद तुरंत ही वो इन्वेस्टिगेशन सीबीसीआईडी को ट्रांसफ़र हो गई मैंने। हुँ। सीबीसीआईडी को ट्रांसफ़र हो गई तो पुलिस की कार्रवाई फिर नल एंड वाइड हो गई। अब सीबीसीआईडी को काम करना था, हुँ। लेकिन संयोग था कि उसी बीच मेरा भी ट्रांसफ़र इलाहाबाद पुलिस से सीबीसीआईडी को हुआ, वो भी पॉलिटिकल कारणों से हुआ। हुँ। तो जब सीबीसीआईडी में मेरा ट्रांसफ़र हुआ, तो जो एसएसपी साहब थे, थोड़ा उनका विश्वास था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इलाहाबाद आ जाओ, मैं रिक्वेस्ट करके आपकी पोस्टिंग कराता हूं, ये केस कर दो आप। अच्छा, मेरी इच्छा थी कि मैं वाराणसी चला जाऊं, परिवार मेरा वाराणसी में था। तो सीआईडी वाईडी में आमतौर से विंग्स में लोग अपने इंटरेस्ट की जगहों पर जाते हैं जहाँ उनका होता है। तो मैंने कहा ठीक है साहब, ये जब आपका विश्वास है तो ज़रूर आप करवा दिए। तो उन्होंने फिर वहाँ डीजी साहब से बात किया सीआईडी के, और मेरी पोस्टिंग इलाहाबाद सेक्टर में हो गई। और डीजी से ही रिक्वेस्ट किया उन्होंने, श्री एच राव साहब उस समय डीजी हुआ करते थे, कि ये इन्वेस्टिगेशन भी धीरेन्द्र राय को दे दीजिए। वो इन्वेस्टिगेशन मेरे को मिल गई, मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। तो अतीक उसमें प्रयास करने लगे, अपना तमाम तरह के प्रयास उन्होंने जो हो सकता था मेरे कॉन्टेक्ट्स में इधर उधर। वैसे आमतौर से तो हमारी सेवा में लोग मेरे को जानते थे, इसलिए लोग मेरे पास कोई प्रयास व्यास नहीं करता था। बड़े मेरे अपने अधिकारी लोग भी मुझसे कभी कुछ नहीं कहते थे। अपने काम का जो सुपरविज़न करते थे वो भी कभी नहीं कहते थे कि आप करो। लेकिन प्रयास उन्होंने कराया मेरे ऊपर, मैं अपना इन्वेस्टिगेशन करता रहा। इसी बीच मुझको ये पता लगा कि ये जो अशरफ है, वो घटना के दिन, घटना के पूर्व चंदौली थाने में कट्टे में बंद कर दिया गया 25 आर्म्स एक्ट में। हुँ। मैंने इसको सत्यापित किया, तो ये बात सही निकली कि जैसे जिस समय की घटना थी उसके पूर्व ही उसको वहाँ 25 आर्म्स एक्ट में बंद कर दिया गया। तो वहाँ एक इंस्पेक्टर हुआ करते थे, मंसूर अहमद काजी। हुँ। वो संयोग से उप निरीक्षक जो सब इंस्पेक्टर थे, वो मेरे ही सत्र के थे, मेरे बैच के सब इंस्पेक्टर थे। लेकिन वो शकिया जो इलाहाबाद में है, जहाँ अतीक का अपना साम्राज्य है, वहीं वहीं उन्होंने घर और बना रखा था। शायद वहीं के आसपास के रहने वाले थे, जो भी रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन घर था उनका वहाँ चकिया में। हुँ।
और अतीक उनको काफ़ी बैक करते थे ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स इन सब चीज़ों में, उनके लिए जाके अपना प्रयास करते रहते थे। तो उन्होंने उनको अपना वहाँ 25 आर्म्स एक्ट में पहले से अपना बंद करना दिखा दिया। हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगे, तो इन्वेस्टिगेशन में मैं वहाँ गया हुआ, या तो बाद में जब जिससे उन्होंने बंद करना दिखाया था उससे मैंने बात किया, वो सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल थे, वो फिर सही सही बात उन्होंने हमको बता दिया। हमने कहा आपको कुछ नहीं होगा, आप सही बताइए कि इंस्पेक्टर से कहने से आपने ऐसा किया है, तो जिसने कहा है वो जिम्मेदार होगा, और आप गवाही दीजिएगा, सही बात कहिएगा कि मैं अपने सीनियर अफसर के कहने से ऐसा किया हूँ। तो ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि उन्होंने फर्जी बंद किया है, बंद कराया है। तो मैंने उनको षड्यंत्र का अभियुक्त बनाया, जो इंस्पेक्टर साहब थे मैंने, और जी। साथ साथ अतीक अहमद को भी षड्यंत्र का अभियुक्त बनाया, इसलिए कि वहाँ उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, और वो लैंडलाइन का होता था, तो पीसीओ से वहाँ से बात हुई थी अतीक से, तो वो सब रिकॉर्ड मैंने कलेक्ट किया, और सब तमाम मेस का रजिस्टर वगैरह जिसमें कि उन्होंने खाना वाना खाया था, उनके भाई ने वो सब चीज़ें मिली। यहाँ तक कि डीजी ऑफिस में जाके, मैं छोटा ही आदमी था, लेकिन हमने उस ज़माने में जो इंस्पेक्टर को डील करता था, आईजी शायद उसको कहते थे, देखिए मैं आईजी माने प्रशासन या कुछ जो लोग भी डील करते थे, जी। उनके कार्यालय से मैंने चिट्ठियाँ उठियाँ निकाली, जो अतीक अहमद पॉलिटिकल उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग वोस्टिंग के लिए करते थे, तो सब चीज़ों को इकट्ठा करके अतीक अहमद को भी कंस्पिरेसी का मुलजिम बनाया मैंने। अब अतीक को तो ये पता नहीं था कि हम मुलजिम है, वो तो प्रयास अपने भाई का कर रहे थे मैंने। तो जब ये हो गया, तो फिर एसएसपी साहब कॉन्फिडेंस में थे। हमारे सेक्टर अफसर उस समय कृपा शंकर सिंह होते थे, वो इस समय डीआईजी रिटायर हुए, वो एडिशनल एसपी थे सीआईडी के इलाहाबाद के। तो हम सब लोग इस मत के हुए कि अतीक को पकड़ा जाए, कृपा शंकर सिंह साहब, हम और एसएसपी साहब। तो एसएसपी साहब से हमने कहा कि सर ठीक है, वो पकड़ा जाए, हम लोग अपना थोड़ा इस तरह करें कि जो पुलिस लाइन में एकत्रीकरण होता है, जब उनके यहाँ रेड उड पड़नी होती है तो बड़ा फोर्स इकट्ठा किया जाएगा, ये तब जब फोर्स जाती है तो वो मिलते नहीं हमारे। तो जब जब इस तरह का होता है, तो हमारे हिसाब से कोई जानने न पाए, उनको पता भी नहीं है कि हमको पुलिस पकड़ेगी या कुछ करेगी। आप अपने यहाँ एसपी सिटी साहब को और एसपी आरए जो वही श्रीलाल जी शुक्ला और अभय कुमार प्रसाद जी को बुला लीजिएगा। तो वो आएंगे तो उनके साथ एक दो लोग आ जाएंगे पुलिस के लोग, ऐसे ही एक आध दो तीन जासूस को बुला के कुछ मीटिंग करिएगा आप। हमारे सेक्टर अफसर साहब भी चले गए वहीं पर, और मैंने कहा मैं इसका पता लगाऊंगा कि वो हैं कहाँ हमारे। ठीक है, मैं जब जहाँ कहूँगा वहाँ इन लोगों को भेज दीजिएगा। इतना पर्याप्त है फोर्स, जो 5 ऑफिसर्स होंगे तो उनके साथ एक दो आदमी होंगे, तो 10-12 आदमी अतीक को पकड़ने के लिए बहुत हैं, पूरा फोर्स इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे वो सहमत हुए, चूँकि मेरे माने अच्छे अफसर थे, बहुत प्रोफेशनल थे वो, तो उन्होंने भी कहा नहीं एकदम सही है। यही बात हुई। तो उस दिन मैंने फ़ोन किया लैंडलाइन फ़ोन से, सीबीसीआईडी के फ़ोन से उनको, और बताया कि अतीक ने खुद उठाया, और उसने कहा कि अतीक अहमद तो नहीं है। तो पहचान तो मैं भी गया उनकी आवाज़ से, वो भी मुझको पहचान गए, इसलिए उन्होंने बताया कि अतीक अहमद नहीं है, तो वो तो कहीं गए हुए हैं, 2-3 दिन बाद उनसे मुलाकात हो सकती है। मीनवाइल वो तफ्तीश हमसे ट्रांसफ़र कर दी गई, फिर हेडक्वार्टर से आया कि ये तफ्तीश बदल दी जाए। तो एक इंस्पेक्टर साहब थे पुराने, पांडे जी, बीवी पांडे साहब, तो वो अच्छे थे, सबका सुपरविजन वगैरह करते थे। तो हम लोगों ने कहा कि इन्हीं को दिया जाए, तो ताकि इन्वेस्टिगेशन उसी मोड में चलेगी। तो बीवी पांडे साहब मिल गया। मैंने कहा सर एक बार आप मिला के फ़ोन बात करो, हम लोग सीनियर थे, ज़रा देखो। तो उन्होंने मिलाया फ़ोन, तो तुरंत अतीक ने उठा लिया। कहा, उन्होंने बताया कि राय साहब से तफ्तीश बदल गई है, अब ये इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, तो आपसे हम मिलना चाहते हैं। तो बोले कि भाई 1-2 दिन रुक के आप जो है, जुमा का है कुछ, या कुछ इस तरह बताया उन्होंने, होटल में हम बता देंगे, वहाँ आ जाएगी, बात हो जाएगी। तब ये कन्फर्म हो गया कि मतलब लैंडलाइन फ़ोन उनके चकिया ऑफिस में लगाया, मतलब अतीक वहीं मौजूद हैं। फिर हमने तुरंत, मैं अपनी वही जीप थी अपना, उससे हम लोग 2-3 लोग चल दिए, साथ में 1-2 सीबीसीआईडी के इंस्पेक्टर लोग थे। हमने फिर जाके वहाँ से हाई कोर्ट के पास से एसएसपी साहब को फ़ोन किया कि साहब हम यहाँ पहुँच गए हैं, सबको भेज दीजिए। तो ये सब लोग उन्होंने डायरेक्ट किया, एसपी सिटी और एसपी आरए सब लोग वहाँ भेज दिए गए। तो एसपी साहब आए तो पूछा उन्होंने हमसे, कहाँ चलना है बताइए। तो मैंने बताया कि सर, उन्होंने अपनी गाड़ी बैठा लिया, दोनों अफसर वो लोग बैठ गए हमारे। तो मैंने कहा चलिए वहीं चलना है जहाँ आप समझ रहे हैं। मैंने कहा अतीक कोई कहना चलिए चलिए, तो हम लोग चले गए। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो एक हमको लगता है सीआरपी की कोई जिप्सी खड़ी थी, और शायद वो आईजी रैंक के अफसर थे जो वहाँ बैठे हुए थे। शीशे का उनका केबिन था, तो दूर से ही मैंने देख लिया बाहर से ही कि अतीक बैठे हुए हैं, कोई वर्दी वाला आदमी बैठा हुआ। तो अफसर्स लोग तो रुके, मैं अंदर केबिन में घुस गया। तो मैंने कहा कि भाई आपको मैंने गिरफ्तार किया, उठिए, मेरा नाम धीरेन्द्र राय है। तो खड़े हो गए वो, फिर मान तुरंत वो आईजी साहब तो माने इस तरह बेचारे जो पुलिस के अफसर थे ऐसे भागे कि पता ही नहीं लगा। हमने कहा आप जाएँ, असहज हो गए, स्वाभाविक सी बात थी। मैंने कहा
उनको पकड़ा, ले आके गाड़ी में बैठाया और तुरंत सिविल लाइन थाने ले आए मैंने। और कोई प्रतिरोध नहीं, चुपचाप मेरे कहने पे वो चल दिए, जैसे कोई मास्टर कहे और आदमी चल दे उस हिसाब से तुरंत उठे और आगे बैठ गए। और उसके बाद ले आके उनको सिविल लाइन छोड़ा। तो हमने कहा कि इनके घर की तलाशी ली जाए। तो वैसे साथ बात किया मैंने कि सर वहाँ सर्च हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो खुलदाबाद थाने में पड़ता था उनका घर। तो खुलदाबाद के प्रभारी को उन्होंने निर्देशित किया। तो पवन सिंह थे उस समय इंस्पेक्टर, हम लोगों से सीनियर थे, अब शायद दुनिया में नहीं है वो। तो हम लोगों ने तलाशी लिया। तो तलाशी में इनके घर में एक राइफ़ल मिल गई, वो बाहर की राइफ़ल थी और हमको लगता है 9mm के ही शायद प्राइवेटेड बोर के कुछ कारतूस मिल गए। इनके पिताजी वो बहुत काफ़ी शैतानी बदमाशी करते थे, संरक्षण करते थे इनको, माने सब कोर्ट मुकदमा ये वो, कोई पुलिस वाला जो कुछ कार्रवाई कर रहा हो उसको हिंड्रेंस करना, ये सब उनकी आदत थी, लोग घबराते थे उनसे। तो वही थे। तो फिर वही मिले, उन्हीं के पोजीशन से वो बरामद हुआ। तो उनको ले आके फिर मैंने बंद किया वहाँ, क्या कहते हैं, खुलदाबाद थाने बैठाया। वो बंद हुए आर्म्स एक्ट में। और अतीक अहमद वहाँ सिविल लाइन्स में बंद हुए माने, दोनों लोग बंद हो गए। और पिता और बेटे दोनों एक साथ पकड़े गए और एक साथ बंद हुए। तो वो तो ऑलरेडी 302 में थे, इनको आर्म्स एक्ट चूँकि वो मिल गया तो उसमें ये बंद हुए वहाँ। अच्छा, इसी बीच इस बात को जो आप अतीक के बारे में पूछ रहे हैं, एक बात और बता दें कि अतीक ने भी हमको भी माने इनडायरेक्टली थ्रेट करने की कोशिश किया। हम लोग बनारस में रहा करते थे किराए के मकान में उस समय में। तो जहाँ से जैसे होता है मोहल्ले से सामान वामान लाया जाता है, महीने में एक बार पैसा दे दिया जाता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, फिल्मी स्टाइल। हाँ जैसे होता, हाँ तो वही। तो तो उसने जाके उस आदमी से पूछा, वो दुकान वाला मर गया वो भी बेचारा, उससे पूछा जहाँ मेरी वाइफ भी जाके सामान लेती थी कि राय साहब का लड़का कहाँ पड़ता है, बड़ा वाला। तो चलिए साहब वो पूछ लिया। एक दिन रात में 1:30 बजे हमारे यहाँ भी लैंडलाइन फ़ोन था, तो रात में फ़ोन आया, मैं घर में सोया था। तो कहा कि मैंने उठाया फ़ोन 1:30 बजे। तो उसने कहा कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ और अतीक अहमद के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मैं तो तुरंत समझ गया कि इस समय कौन शुभचिंतक 1:30 बजे रात में मुझसे बात करेगा अतीक अहमद के बारे में। तो मैं थोड़ा उससे नाराज़ भी हुआ। हमने कहा वास्तव में शुभचिंतक हो, तुम चले आओ, और रात में 1:30 बजे फ़ोन करने की क्या बात है। और फिर मैंने जो मैं कह सकता था उसको सुनाया, फिर बताया कि मैं गुस्से में हो गया थोड़ा कि मैं इस ट्रेन से जाता हूँ इलाहाबाद, अगले डिब्बे में बैठता हूँ, वहाँ उतरता हूँ, अपने अतीक को बता देना, जो उसको करना वो कर लेगा, तुम शुभचिंतक हो, तुम भी मिल लेना आके। लेकिन देखिए फ़ोन कट गया तो हमको भी थोड़ा सेंसेशन हुआ कि मतलब ऐसा तो नहीं कि मेरे बारे में कोई पता लगा रहा हो, कुछ कर रहा हो। अच्छा, जहाँ हम रहते थे उदय प्रताप कॉलेज के बगल में तो बाउंड्री वुंड्री नहीं थी, वैसा घर था। तो मैंने पत्नी से पूछा कि राइफ़ल कहाँ है, तो बताया गया कि उस कमरे में बक्से में रखी हुई है। तो मैं चलो टार्च वो जलाया, पहले देखा होगा कहीं किसी का पता नहीं लगा, तो राइफ़ल ले आके अपने बगल में रख लिया हमने। तो अब एक तरह से आप सोचिए, मुझे भी तो सेंसेशन हुआ ही, मैंने कोई बात है, रख दिया। खैर कोई आया हुआ नहीं, ना आगे ये बात बढ़ पाई। और फिर मैंने न्यूट्रलाइज़ किया। उस जब बताया दुकान वाले ने हमको कि भैया कुछ लोग आए थे ऐसे ऐसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा अरे यार वो एक शादी के लिए बेटे की, सब अब इंटर्न पढ़ता है, अभी हम शादी करेंगे, इंस्पेक्टर साहब मर गए हैं। हमने उसको न्यूट्रलाइज़ किया, कहीं ना घूम के इधर उधर कहने लगे। पत्नी को भी यही बात बताई कि भाई उसके यहाँ जाके कन्हैया की दुकान पर लोग पूछ रहे थे कि जो है बेटा क्या करता है ये, तो वो शादी उदी के चक्कर में कोई एक जो इंस्पेक्टर साहब थे वही बात है, और कोई बात नहीं माना। अच्छा, चूँकि अतीक अहमद पकड़े गए थे तो एक पैनिकी थी ही माने इलाहाबाद में और इधर उधर सब जगह। तो ये हुआ। फिर बल्कि उनके इंस्पेक्टर साहब के यहाँ भी मैंने रेड करा। इंस्पेक्टर साहब उस समय मिले नहीं, उनके घर पर रेड वेड पड़ी थी उस समय। और बाद में फिर ये इन्वेस्टिगेशन उस सेक्टर से हटा दी गई, CIS चली गई। और तो कुछ दिनों बाद फिर मेरा मैं डेपुटेशन पर मैं CBI चला गया माने। तो फिर आगे उन्होंने हमको कुछ परेशान तो नहीं किया, भगवान की कृपा थी माने जो भी इस दिशा में। अच्छा, जब आप पहली बार रेड करने गए थे तो आपको क्या अतीक अहमद और उससे डर नहीं लगा था? कभी नहीं, एकदम नहीं। देखिए मैं ईश्वर आस्थी हूँ और मुझे भय तो एकदम नहीं लगता है। मुझे ये लगता है भाई, हमारी माइथोलॉजी कहती है कि आदमी निश्चित समय पर निश्चित जगह पर ही अपनी शरीर छोड़ता है। अब किसी व्यक्ति का अधिकतम नुकसान क्या हो सकता है कि वो मर जाएगा, यही तो होगा माने, कोई उसको मार देगा। तो जब ये पक्का है हमारा कि जब निश्चित समय पर निश्चित जगह मरना है, तो मैं अतीक से क्यों डरूँ। हम देखिए ठोकिया ऑपरेशन में मैं रहा, मैं ही उस टीम का लीडर था, 7 लोग मारे गए, मुझे गोली नहीं छू पाई मैंने। तो भगवान के यहाँ समय पूरा नहीं हुआ था, जबकि मुझे ही मारने आए थे, मैं ही तो उस टीम को लीड कर रहा था ना। तो पूरा विश्वास, मुझे एकदम भय नहीं हुआ, बहुत उत्साह से। और मैं बताऊँ आपको, मैं रोज़ जाता था ट्रेन से इलाहाबाद से बनारस, अप डाउन करता था, साइकिल से रामबाग से जाता था वहाँ, और यहाँ से जाता था बाइक से। खड़ी किया स्टैंड पे और ट्रेन पर बैठा पैसेंजर, गया उतरा, वहीं रामबाग में भोजन किया, फिर जाके दिन भर काम किया, फिर वापस लौट आता था। अगर कुछ नहीं होता, सारे ऑफिसर्स को जानकारी थी। मेरी माता जी रहती थी बनारस, इसलिए मैं आया करता था। लेकिन भय तो वास्तव में मैं आपसे कह रहा हूँ कि भय तो मुझे हुआ ही नहीं माना, एकदम नहीं माना।
अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, क्या दोनों में सिमिलरिटी है? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी एक ही तरह के अपराधी हैं। अतीक थोड़ा सा पहले से उनका बैकग्राउंड है, और अतीक का बैकग्राउंड ये है कि अतीक बहुत कमज़ोर, गरीब, तांगे वाले के लड़के थे। मुख्तार का बैकग्राउंड ये है कि थोड़ा जमींदार परिवार से थे वो, माने जो है। बाकी एक ही तरह का अपराध करते हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, और फिर बाद में अपराध का लाभ उठा के उन्होंने साम्राज्य खड़ा किया अपना, आर्थिक, माने हर जगह ठेकेदारी, बदमाशी, ये सब दोनों करते हैं। माने किसी को थ्रेट कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, यही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इनके कनेक्शंस जो है हर जगह है, चाहे वो हमारी कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ये बात कोई कहेगा नहीं, सब जगह इनके कनेक्शंस हैं। उसी का ये लाभ उठाते हैं, मुकदमों को चलने नहीं देंगे, मुकदमों को इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगे। अरे मैं कर्नलगंज थाने का ही मामला है, मैं पोस्ट हुआ था, तो वहाँ एक ऑर्डर न्यायालय का आया कि किसी ने पहले कुर्की किया था, कि उस कुर्की के सामान को प्रभारी निरीक्षक अतीक के घर पहुंचाएंगे, माने रेस्टोर करेंगे, वहीं पर ले आके सामान पहुंचाएंगे। तो बताइए, इस तरह के ऑर्डर्स भी होते थे। खैर, परमात्मा ने हमको उससे रक्षा किया। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने कहा इसका पालन दूसरे से कराया जाएगा, आप परेशान मत होइए, माने। तो इस तरह के, तो अभी मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तो उस समय हाईकोर्ट के एक जज हुआ करते थे, उन्होंने बुलाया, 482 अतीक ने कर दिया, तो बुला के हमसे केस डायरी मांगी। बोला हमसे अतीक कौन है। हमसे जज साहब ने चैम्बर में पूछा कि अतीक कौन है, जबकि मुझे पूरी सूचना थी कि अतीक से, जब वो लॉयर थे या पहले थे, जब से हाईकोर्ट जज नहीं बने थे, खूब अच्छे संबंध थे उनका, घूमना उठना बैठना, अब भी आता जाता था। जब वो ये सवाल पूछे तो मेरे मन में बड़ा अजीब लगा कि बताइए, इस तरह की बात ये कह रहे हैं कि अतीक कौन है। तो फिर केस डायरी उन्होंने मांगा, तो मैं केस डायरी लेके अपने पास घूम रहा था, किसी को देता नहीं था, क्योंकि वो नामजद थे नहीं, तो एविडेंस हमारे पास थी, तो इसको पता लगेगा तो टेम्पर करेगा। लेकिन अब भाई, अगर मुझसे मुंसफ मांगेगा अगर ट्रायल वाला, तो उसको देना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट जज थे, तो मुझे देना पड़ा, मैंने उनको केस डायरी दिया। हालांकि देखिए, बाद में वो जज साहब रिटायर होने के बाद CBI ने उनको करप्शन केस में पकड़ बंद किया, माना जेल गया, माना। तो ऐसा है। तो ये सब इनके इतने नेटवर्किंग है ना, देखिए। और एक बात और मैंने जो अनुभव किया वो ये किया कि देखिए, जब तक सत्ता शीर्ष से इनको संरक्षण न हो, कोई माफिया तो बन ही नहीं सकता, माने। माफिया बनेगा नहीं अगर सत्ता शीर्ष प्रोटेक्ट न करे उनको, माने। एक सिपाही भी, चाहे आप बता दूं आपको, माने हर जिले में एक आध सिपाही सब इंस्पेक्टर मिल जाएंगे जो मुख्तार और अतीक को जूते से मार सकते हैं, माने, जरूरत पड़ने पर। लेकिन बस वही बात है कि भाई, तो ये सब कारण है, इसी कारण ये इनकरेज होते हैं। अब कल देखिए, मैं गया था वहाँ एक एविडेंस में, वो 84 का मामला, बहुत इतना बड़ा माफिया, जो कि पूर्वांचल का गैंगवार का प्रथम अपराध। और हरिहर सिंह अभी भी जिंदा है, जो इधर आपके पकड़ी उकड़ी में मास किलिंग हुई थी आजमगढ़ में, शायद आप लोग जानते होंगे, 7-8 लोग मारे गए थे। वो ट्रायल हो रहा है 84 का, सारी केस डायरी, उस डायरी सब गायब थी। बहरहाल कल बयान दे के मैं आया हूँ। तो ये तंत्र है, क्या कीजिएगा, तंत्र की स्थिति। अतीक के बेटे को पुलिस नहीं गिरफ्तार कर पा रही है। अब इसमें तो देखिए ऐसा है ना, तो ये अब यही कहा जा सकता है कि ये बहुत अच्छे तरीके से, स्किल्ड तरीके से कंस्पिरेसी करके उन्होंने ये अपराध किया है, समझ गए आप। और उस कंस्पिरेसी को अभी हम लोग नहीं तोड़ पा रहे हैं, और कोई बात नहीं, इसमें कोई और समस्या नहीं है। देखिए, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान हैं, वो तो उनकी प्रबल इच्छा शक्ति है, वो चाह भी रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं, ये पूरा आम जनता को विदित हो गया है, पुलिस भी जान रही है। और पुलिस के लिए इस समय खूब अनुकूलन है कि खूब अच्छे से कार्रवाई करे। बाकी अब ये तो मतलब उसका, अब पुलिस की अपनी इंटेलिजेंस, पुलिस का अपनी इफ़िशियंसी, वो जो कुछ कर पा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, वो हमको ये लगता है कि उसने जो कंस्पिरेसी किया वो ज़्यादा सफल रही। अब पुलिस उसको फॉलो अप कर रही है, तो एक समय आएगा वो पकड़े जाएंगे, निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, सख्त कार्रवाई होगी। चूँकि प्रबल इच्छा शक्ति है सत्ता शीर्ष पर बैठे मुख्यमंत्री जी की, तो न होने का कोई सवाल नहीं, कोई बाधा आ नहीं सकती बीच में। इसे विलम्ब भले हो, लेकिन वो पकड़े जाएंगे। अच्छा, ये बताइए जी कि जो अतीक अहमद हैं, जी, इनके साम्राज्य को इतना फल फूल अगर ये हो गए, इतने बढ़ गए, जी। तो उसके पीछे के राजनीति को आप मानते हैं या उनके खुद के बाहुबल को मानते हैं? नहीं नहीं, देखिए, उनका बाहुबल तो जो था उसको हम सेकेंडरी मानते हैं, राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक पोषण प्राइमरी मानते हैं।
बाहुबल तो माने बदमाश बनेगा तभी ना उसको कोई संरक्षित करेगा, लेकिन ये जो पॉलिटिकल शेल्टर इनको मिलता है वही प्राइमरी। अब बताओ 84 का मुकदमा अभी चल रहा है, मुकदमा उसका मुझे मैं बताऊं आपको 86 की बात है, जो आपने जिक्र कर दिया। 86 में मैं पन्नूगंज में थाना अध्यक्ष था, वो सोनभद्र का थाना है, मिर्जापुर जनपद में उस समय था। अचानक मेरे एसपी ने वहाँ से वायरलेस किया रावर्ट्सगंज, तब कोई कम्युनिकेशन डायरेक्ट नहीं था कि आप एसओ पन्नूगंज को खबर करिए कि वो तुरंत अपनी गाड़ी लेके और जाके एसपी गाजीपुर को रिपोर्ट करें। मैं वहाँ से चला, मुझे समझे में ना क्या बात है, कोई कम्युनिकेशन है ना हो। आगे रास्ते में सुकृत में अखबारों से पता लगा कि एक सचिता आनंद राय नामक व्यक्ति की हत्या हुई। ये 86 की बात है। मैं जब सैदपुर से आगे बढ़ने लगा तो चूंकि मैं गाजीपुर में सब सैदपुर में थानाध्यक्ष रहा तो लोगों से बात करने लगा, तो मुझे पता लगा कि मुख्तार है कोई उनका भाई। तब मुख्तार नोटिस में नहीं था उस समय। इनके भाई उस समय कांग्रेस के कम्युनिस्ट के विधायक हुआ करते थे, श्री अफजाल अंसारी नाम है उनका, और कम्युनिस्ट का थोड़ा होल्ड था गाजीपुर में। तो एमपी भी शायद कोई विश्वनाथ शास्त्री जी थे, कुछ इस तरह का था। तो लोगों ने बताया कि उसी ने मारा है और ये कॉन्ट्रैक्ट का मामला है। तो मैं गया, तो जब अपनी इंटेलिजेंस वगैरह वेरीफाई करके तो हम जाके एसपी से मिले और डीएम से भी मिले। तो एसपी साहब को मैंने रिपोर्ट किया, मैंने बताया कि साहब ये मुख्तार है, इसको अगर उठा लिया जाए तो ये बात खुल जाएगी और हम 5 मिनट बात करेंगे तो ये बात खुल जाएगी। तो कप्तान साहब और डीएम साहब दोनों लोगों ने कहा कि देखिए पॉलिटिकल लोग हैं, इस तरह नहीं, पहले आप एविडेंस कुछ ले आइए। मैंने हमने ठीक है, अब एविडेंस तो जो कुछ होगा तो देखा जाएगा। सरे शाम गोलियों से भूना गया था उसको, कॉन्ट्रैक्ट का मामला था, कोई इलाहाबाद का ठिका हुआ था। तो हमको जब मालूम हुआ कि ये भीम सिंह उनके गैंग का मेंबर अभी भी है, तो भीम सिंह का एक भाई करंडा क्षेत्र में, वो सगा भाई था या चचेरा भाई था, सगा ही भाई था, वो ट्रेजरी में बाबू हुआ करता था कलेक्ट्रेट में गाजीपुर में। तो ये बताया गया कि उसकी राइफल ये लोग लिए हुए हैं, इन्हीं के पास है। तो हमने कहा अब चलिए इसी शुरू करते हैं। तो गए उनके यहाँ, जाके मैं गांव में उनको बुलाया तो लोग इकट्ठा हो गए। राजपूतों का गांव था, बड़ा गांव, मेरे पास एक सिपाही था, वैसे सीधे हम चले गए थे। लेकिन संयोग से वहाँ के प्रधान जो थे वो, मैं चूँकि जमानिया में थाना अध्यक्ष था तो वो मेरे को नाम से जानते थे। तो उन्होंने कहा कि, तो हमने कहा इनको मैं ले जाऊँगा, थोड़ी बात करूँगा और आप निश्चिंत रहो, इनको मैंने कोई ऐसी बात नहीं होगी माने कि ये मारे जाएँ या तोड़े जाएँ, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इनसे बात करनी है, कुछ ज़रूरी बात करें। तो प्रधान जी आप गाँव को आप कहिए इन लोगों से कि हम कुछ करेंगे नहीं, तो हम लेके जाएँ। तो लेके चले, रास्ते में पूछा बताओ कहाँ है राइफल, तो इधर उधर करके फिर उन्होंने बताया। हमने कहा तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी और राइफल तो जाएगी। तो उसने बताया कि भाई ले गया भीम सिंह वही मुख्तार के पास। हम आए और आके मैंने तुरंत एसपीडीएम को ले आके कहा कि साहब देखिए ये है मैंने, और 1.5-2 घंटे के अंदर ही समझ लीजिए हमको कह दिया गया कि आप वापस हो जाइए पन्नूगंज। संदेश आ गया कि पन्नूगंज जाइए और जाके अपने ऑपरेशन में लग जाइए। उस समय एंटी डकैती ऑपरेशन हो रहा था। मैं लौट गया और उस इन्वेस्टिगेशन को तुरंत सीबीसीआईडी को भेज दिया गया। कल मैं गया था तो मैंने देखा उसका डिटेल की क्या है, तो फाइनल रिपोर्ट लग गई उसमें। अच्छा, हाँ, मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट। मुख्तार आरोपी थे? हम मुख्तार ने मारा था भाई, लेकिन आरोपी नहीं थे। आरोपी तो अज्ञात लिखा है, किसकी हिम्मत की लिखवा दे मुकदमा किसी खिलाफ माने इनके। और वो पहला अपराध था भाई साहब, अगर ये उस समय क्रश कर दिए गए होते, चाहे इनको कायदे से डील कर दिया गया होता तो शायद ये आगे ना बढ़ता। पहला अपराध जो नोटिस में आया इनका माने 86 का मामला। साक्ष्य होने के बावजूद भी मुख्तार पे भाई आपको बताया तो कि इतना साक्ष्य था माने, और कुछ नहीं हुआ और वो सीआईडी को चली गई। कल मैं एविडेंस में गया था तो जाके मैंने एसपी ऑफिस में पता किया तो उस मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लग गई। इसी तरह देखिए कार्रवाइयों को कैसे पॉलिटिशियंस रोकते हैं। एक रुंगटा जी का अपहरण हुआ था, रुंगटा कोयला व्यवसायी थे। तो उस ज़माने में मैं इलाहाबाद सीआईडी में था। बनारस सीआईडी के सेक्टर अफसर होते थे श्री केपी सिंह, एडिशनल एसपी थे, जो बाद में भी आईजी इलाहाबाद थे। अभी सुने होंगे आप लोग, आईजी जो है इलाहाबाद, वो रिटायर हो गए होंगे, आपको लगता है डिप्टी एसपी से प्रमोट ही थे। उन्होंने रिक्वेस्ट किया हाई अप से कि हमको मैंने उनकी मदद के लिए भेजा जाए। रुंगटा एब्डक्शन वहाँ से जांच हो रही थी, तो इलाहाबाद सेक्टर से मैं भेजा गया। मैं इंस्पेक्टर था, आ गया मैं, तो आके उनको मैं मिला तो हमने बात किया। तो पता था ही, हम लोगों को सब कुछ मालूम था कि क्या बात है कैसे है। लेकिन अब तो हमने कहा साहब देखिए अब इन्वेस्टिगेशन वगैरह तो अब करते रहे हम लोग। हमारा ये मानना है कि अगर मुख्तार के घर पे हम लोग रेड कर दें तो मुख्तार को ये कल्पना भी नहीं होगी कि सीबीसीआईडी हमारे यहाँ रेड करेगी, है ना। सीबीसीआईडी मेरे यहाँ रेड करेगी, ये कल्पना भी नहीं होगी मुख्तार को। तो हम लोगों को अपने अपहरण से संबंधित काफ़ी इनक्रिमिनेटिंग और जो ये कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, कुछ तमाम चीज़ें मिल सकती हैं। हो सकता है वेपन मिल जाएँ, तमाम चीज़ें मिल सकती हैं।
और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लोग चलें, बस लोकल पुलिस को लेके घेर लेंगे, थाना कर लेंगे। तो उन्होंने कहा बात तो सही कह रहे हैं आप। तो उन्होंने वो भी सहमत हुए केपी सिंह साहब। तो उन्होंने एसपी साहब से बात किया, उस समय AK मिश्रा साहब एसपी थे, वो सर्किट हाउस में रुके हुए थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ का फ़ोन ठीक नहीं, आप डायरेक्ट बात कर लो CID साहब DG साहब से जो है। और वो होता है CID में इंटरनल ये है कि जैसे अप्रूवल लेके तो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, CBI में भी यही है सब। तो उन्होंने, हम चले आए घर, हमने कहा सर मैं जाता हूँ, नहा वहा के तैयार होता हूँ, और इसके बाद अगर सूचना मिलती है तो आते हैं। चला जाए रात में मोहम्मदाबाद, बनारस की बात थी। अभी मैं बाथरूम में गया नहाने के लिए, तभी फ़ोन उन्होंने कर दिया लैंडलाइन पर केपी सिंह साहब ने। हमारी पत्नी ने उठाया और कहा कि कहाँ है, तो बताया कि वो तो नहा वहा रहे, निकले तुरंत हमसे बात कर लें। तो मैं सोचा कि कोई बात होगी, माने जाने वाने की बात, कुछ तैयारी हो गई होगी। तो हम निकले, तब मिलाया फ़ोन, तो उन्होंने कहा कि राज साहब मेरा तो ट्रांसफ़र हो गया। हमने कहा मुझे कहा गया है कि SSP बनारस के आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर है, जाके पिक कर लीजिए। तो देखिए ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ये है कि मतलब इस तरह कार्य होते रहे वैसे लोग। अब इसको हम क्या कहें माने, तो यार नहीं तो ये इनको एक सिपाही, एक सब इंस्पेक्टर ठीक कर सकता है। इस समय बताइए इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, और हम तो यही बात कहेंगे कि ADG लेवल और DG लेवल के ऑफिसर्स, मुख्यमंत्री स्वयं उसको माने मॉनिटर कर रहे हैं। आप बताइए ये काम इतना बड़ा थोड़ी ना है, इसको तो एक सब इंस्पेक्टर कर सकता है, मैं कह दूं माने, अगर बस ये सिस्टम उनको काम करने दे तो माने। लेकिन तंत्र काम नहीं करने दे रहा, तब ये स्थिति बन के आई है कि ADG है कि इलाहाबाद में कैंप कर रहे हैं। ADG का काम बड़ा है, उनको बड़ा काम होना चाहिए, माने कि अपराधी पकड़ना उनका काम थोड़ी ना है। लेकिन अब मजबूरी है, चूँकि अब चैलेंज है, पूरा दुनिया, भारत पूरा देख रहा है, अतीक अतीक अतीक, तो सब लोग लगे हुए हैं किसी तरह से कुछ हो माने। नहीं तो अगर रूटीन में इनका सब काम होता रहे तो ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी माने। अब देखिए जो इस समय हो रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी जो बुलडोजर वाला काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इससे हतोत्साहन है ना, अपराध पर असर होगा। ये एक तरह से उन्होंने चैलेंज किया है, अतीक अहमद ने भी चैलेंज ही किया है माने तंत्र को, तो उसका उत्तर उनको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, समय देगा माने। और पूर्व में तो बताएं, हम लोग जब थानाध्यक्ष हुआ करते थे तो हम लोग हत्या में इसी तरह की कुर्कियां करते थे, घर गिराते थे। आप सैदपुर में पता करना, जब ये मर्डर हुआ था 84 वाला, तो मखनू सिंह का घर हम लोगों ने पूरा तोड़ा था, एकदम दरवाजा खिड़की सब निकाल लिया था, अपने ऑन ओन 82-83 लेके कुर्की करके तोड़ दिया था पूरा घर माने जो है। और सब दरवाजे, खिड़की, पल्ले, एक एक सामान निकाल लिया, कुत्ते घूमे माने उसमें। तो उसका असर होता था, तब अपराध रुकता था, अपराध वो होता था। हालांकि वो गैंगवार का पहला मर्डर था जिसमें मैं कल गवाही देने गया था, ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का जो है माना। हाँ, रामपति सिंह मारे गए थे प्रधान, उन्हीं के लड़के त्रिभुवन सिंह है सब, जो बाद में दूसरे इधर से बदमाश बने माने।